नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल देव आपका स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हेल्थ पे। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। काया अगर हमारा हेल्थ ही अगर ठीक नहीं है तो ना तो हमारे काम आने वाला है दौलत, शोहरत, नाम। कितना ही हमारे सामने लेके आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है, उस समय हमारे को कहा गया कि आपको ये बड़ा पद दिया जाता है और ये दौलत दी जाती है, आपको उसकी खुशी नहीं होगी। याद क्या रहेगा, तकलीफ किस चीज की हो रही होगी, आपके उस दर्द की। इसलिए शरीर का ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, इसमें हम सबसे ज्यादा लापरवाही अगर हम जो कर रहे हैं वो हेल्थ के मामले में ही कर रहे हैं। तो आज हम जिन शख्सियत से मिलने वाले हैं वो एक ऐसे डॉक्टर है जो हमेशा से रिसर्च करते रहते हैं, टेक्निकल बात करते हैं, इलाज का वो सरल तरीका बताने में आप माहिर हैं। डॉक्टर सुधीर सुमन हिंगोनिया जी से मिलेंगे, जो कि पिछले 10 सालों से रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट भी आप देते हैं और साथ में जानकारी। अगर कहते हैं नॉलेज इज लाइट, अगर ज्ञान नहीं है, राइट ज्ञान नहीं है, तो लाइट यानी कि वो उजाला, वो रास्ता आपको नहीं मिलेगा जो आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है। आइए मिलते सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस समय का मौसम और इस समय की जो बीमारी है, जो छोटी मोटी वायरल चल रही, इस पे जानना चाहेंगे, उससे कैसे बचाव किया जाए। जी निखिल जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस हेल्दी कॉन्वर्सेशन में मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, जैसा आप मुझसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो अभी वायरल का जो मौसम चल रहा है, जो सीजन चल रहा है, तो इसमें अपन कैसे बचें। तो देखो, इसमें ऐसा है कि जो अपना खान पीन है, ये एक बड़ा रोल निभा रहा है आजकल बॉडी को इन्फेक्टेड बनाने में। तो खान पीन पे अपने को विशेष फोकस करना होगा। खान पीन जब अपना अच्छा होगा, अपनी गट हेल्थ अपनी अच्छी सुधरेगी, अच्छी होगी, तो बीमारियों से अपन मुक्त हो पाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि अपने को खान पीन पे ही एक ध्यान रखना है कि क्या अपने को खाना है, उसमें चूज़ करना होगा। अपने को बाहर की चीज़ों को अपने को थोड़ा छोड़ना होगा। ऑयली फूड, एक्सेसिव ऑयल हो गया, जंक फूड हो गया, ये चीज़ों को अपने को थोड़ा अवॉइड करना होगा। ग्रीन वेजिस पे भी थोड़ा फोकस करना होगा। अपने को बॉडी को हाइड्रेट रखना होगा। पानी भी एक बड़ा रोल निभाता है। तो इन चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। क्योंकि ये जो बाहरी जो चीज़ें हैं, ये बॉडी में क्या टॉक्सिसिटी पैदा करती हैं। जब बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा होती है तो अपने बॉडी के अंदर में इन्फेक्शंस बढ़ने लगता है। जब बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता है तो जो अपना शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाता है। अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम पे ये काफ़ी बुरा प्रभाव डालती हैं चीज़ें। तो खान पीन का अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। थोड़ी अवेयरनेस ज़रूरी है। आज के लोगों को अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि खाने पीने का हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर जनरली देखा कि हाँ, तो खाने पीने पे एक्चुअली कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्योंकि जब भूख लग रही है, किसी की ड्यूटी है फॉर एग्जांपल, और वो जल्दी जाना है उसको ड्यूटी पे, अब खाना उस समय बना नहीं है ना, जैसा आप हेल्दी फूड की बात कर रहे हैं, तो उसको बाहर का खाना खाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में तो बच पाना बहुत मुश्किल है। जी निखिल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन फिर भी देखो क्या होता है कि ऑप्शन चुनना अपने ही हाथ में है। तो ऑप्शंस के जितना हो सके उतना अवॉइड करना होगा अपने को। फिर भी अपन उसमें से चूज़ कर सकते हैं कि ये थोड़ा कुछ हेल्दी है। मतलब ज़्यादा ख़राब खाने से अच्छा है कि थोड़ा कुछ कम ख़राब खा लिया जाए। तो ये है, तो उस तरीके से थोड़ा बचा जा सकता है। ये डेली रूटीन तो अपना होता नहीं है। जनरली इंसान को खाना घर पे ही होता है, तो ये रहता है। जी, तो मतलब जितना बच सकते हैं उतना बचना वो है, जरूरी है। अच्छा, साथ में अभी देखा गया है WHO ने इस चीज़ को, कई बार आपने भी देखा होगा, मैगजीन में भी, न्यूज़ में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। सोशल मीडिया का टाइम है तो वेबसाइट पे भी WHO की कई बार ये चीज़ें देखने को मिली है कि कैंसर जैसी एक ऐसी बीमारी है जो पहले का एक टाइम हुआ करता था कि नाम बहुत कम सुनने को मिलता था, लेकिन आज नॉर्मल जैसे बीमारी होती है, वायरल जैसा हो गया है। ये क्या कारण है कैंसर के बढ़ने का? देखो, पहले तो अपने को जानना होगा कि कैंसर आखिर में है क्या। कैंसर क्या है कि अपनी ही बॉडी की सेल्स होती है। वो कोई अलग चीज़ नहीं है, वो अपनी ही बॉडी का पार्ट होता है। लेकिन अनकंट्रोल्ड ऑफ सेल्स की अनियंत्रित वृद्धि वो कैसे होती है। अपनी लाइफ स्टाइल जब ख़राब होती है, अपना खान पीन गलत रहता है, अपने को पता ही नहीं कि सुबह अपने को क्या खाना है, दोपहर को अपना लंच क्या होगा, डिनर अपना क्या होगा, ब्रेकफास्ट क्या होगा, तो अपन उसमें क्या उल्टा सीधा कुछ खाते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती रहती है, कॉन्टामिनेशंस बॉडी में बढ़ते रहते हैं, गट इश्यूज अपने ज़्यादा आ जाते हैं, अपने हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि सेल्स क्या होता है कि एटीपिया की ओर चली जाती है, डिस्प्लेजिया की ओर चली जाती है, और लास्ट में जाके वो कैंसर की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है।
तो बेसिकली यही है कि अपने को खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, और अपने को जो है कि अपना गट हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा फाइबर रिच फाइबर वाली चीज़ें भी अपने को खानी है, सैलेड को भी प्रॉपर रखना है, इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब, मैं इस जगह आपको टोकना चाहूँगा कि जो आप टेक्निकल बातें कर रहे हैं, ग्रामीण लोग जो मतलब ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने में आता है, जैसे कि मेरा कई बार कई डॉक्टर से डिस्कस भी होता है पॉडकास्ट के थ्रू। तो जैसे पंजाब जैसे स्टेट हैं, वहाँ एक बठिंडा करके जो जगह है, जी। ज़िला है, वहाँ देखा गया है कि काफ़ी कैंसर के केस हैं और बहुत सारे मतलब केस हैं। तो ये जो टेक्निकल बात की, ये फाइबर खाना चाहिए, वो फाइबर खाना चाहिए, तो ग्रामीण जो लोग हैं ऐसे परिवेश में जहाँ ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बात नहीं की जाती, वहाँ से बहुत केस आते हैं, तो वो कैसे समझेंगे इन चीज़ों को? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका एकदम। देखें क्या है कि जो जैसा आप बता रहे हैं कि पंजाब के रीजन में कैंसर्स के केस अभी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, उसका कारण है अभी खेती में कितने फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, आपको पता है। फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, उससे जो फसल पैदा हो रही है, उन्हीं फसल को अपन अपने जो जानवर हैं, गाय है, भैंस है, उन्हीं को अपन चारे के रूप में उनको खिला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसा लैक्टेशन होगा, कैसा दूध अपने को मिल रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, वही चीज़ अपनी बॉडी में जा रही है, तो वही टॉक्सिसिटी फैला रही है। तो ये एक बड़ा कारण है फर्टिलाइजर का यूज़ होना। तो ये है कि लेकिन फिर भी अपने को जितना हो सके अपने को एक ऋतु के हिसाब से अपने को अपना खान पीन करना चाहिए। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु में क्या खान पीन होना चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में क्या खान पीन होना चाहिए, एक शीत ऋतु में क्या खान पीन होना चाहिए। जैसे गर्मी का मौसम आता है तो इंसान क्या होता है कि सूती वस्त्र पहनता है, हवादार वस्त्र पहनता है, सर्दी में थोड़े वो मोटे वस्त्र पहनना स्टार्ट कर देता है। वैसे गर्मी का खाना अलग होना चाहिए, सर्दी का खाना अलग होना चाहिए, वैसे ही वर्षा ऋतु में खाना अपना अलग होना चाहिए। लेकिन लोगों के आजकल फोकस जो है वो पेट भरने पे है। आजकल लोगों को न्यूट्रिशन वैल्यू कहाँ रही है, न्यूट्रिशन वैल्यू है ही नहीं। तो वो चीज़ है, तो इसको थोड़ा बॉडी को लेके और शरीर को लेके थोड़ी अवेयरनेस ज़रूरी है अपने को कि अपने को क्या खान, उसी में से अपने को चूज करना है, जितना हो सके उन चीज़ों से अपने को बचना होगा। डॉक्टर साहब, आप जो टेक्निकल बात कर रहे हैं, लेकिन जनरली देखा जा रहा है कि जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें ज़्यादा, अगर कहीं भी जाएंगे, आपकी फैमिली की अगर बात करें, बच्चे आपके साथ हैं, तो मॉल के पास जाएंगे या मॉल में जाएंगे तो वहाँ पिज़्ज़ा भी खाना है, बर्गर भी खाना है, या कोई आपकी चाट पकौड़ी के ठेले लगे हैं तो वो भी खाना है। तो खाने पीने का तो अगर देखा जा रहा है तो कंट्रोल तो नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। तो आपका कहना है कि कैंसर जैसी बीमारी खाने पीने की वजह से बढ़ रही है, आपका कहना है? बिल्कुल। और क्या कारण हो सकते हैं? खान पीन तो एक बड़ा रीजन हो गया है इसका। दूसरा रीजन ये है कि मोबाइल फ़ोन, सेल फोन अपन कितना यूज कर रहे हैं, रेडिएशन के बीच अपन कितना रह रहे हैं। मोबाइल इंसान आजकल कितना चला रहा है, वो आप सब समझ सकते हैं, आप भी, मैं भी, खुद इस चीज़ का अपन पार्ट है। इंस्टाग्राम कितना यूज हो रहा है, अपन मतलब जब कोई काम नहीं होता तब भी अपन सेल फोन यूज कर रहे हैं, तो रेडिएशन के बीच ही अपन रह रहे हैं, तो वो भी एक हार्मफुल रेज होती है जो बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचना होगा, जितना ज़रूरी है बस उतना ही अपने को काम में लेना है, अदरवाइज अपने को काम में नहीं लेना है। इन चीज़ों से अपने को बचने की आवश्यकता है। इससे बचना तो मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा है। जी, देखो 2G 3G 4G या 5G चल रहा है, जी। इतना हाई नेट जो फ्रिक्वेंसीज हैं जो कि आप बात कर रहे हैं। इसमें एक फिल्म भी बनी है अक्षय कुमार की, अगर आपने देखा तो उसके अंदर यही चीजें दिखाई गई थी कि जो नेटवर्क की रेंज है, तो ये जो रेडिएशन है, वो उसमें बर्ड्स में दिखाया कि बर्ड्स को खत्म करती हुई जा रही हैं, और देखा भी गया कई प्रजातियां तो लुप्त हो गई हैं। मतलब अगर बर्ड्स की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स जो पहले दिखा करते थे, हम छोटे छोटे थे तो आज वो दिखते नहीं थे। तो क्या आपको लगता है वही कारण चल रहा है रेडिएशन का? बिल्कुल वही कारण है लेकिन देखो फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका कहना भी ठीक है कि अपन इनसे कैसे बचे, ये अपने जीवन का एक पार्ट बन चुका है। बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन जैसे अपन भोजन करने का अपना टाइम है, तो भोजन करते समय अपन इससे बचे जा सकते हैं। एक शावर लेने का टाइम रहता है, एक वॉशरूम जब अपन यूज करते हैं उस टाइम पे अपन बच सकते हैं। इसे थोड़ा तो अपने को थोड़ा अवॉइड करने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल अपन सो भी रहे तो फ़ोन अपने हाथ में है, अपन खाना खा रहे हैं तो भी फ़ोन हाथ में है, हर जगह फ़ोन। तो बचना होगा ना इन चीज़ों से। ये तो अपनी खुद की समझ की बात है, तो इन चीज़ों को तो अपने को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये मेजर कारण हो गया कि खाना पीना, रेडिएशन का तो मतलब 2020 के बाद से देखा गया है सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा लोगों का मतलब जो होता है ना अटेंशन हो गया जी। कि जो लोग सोशल मीडिया पे अकाउंट भी जिन्होंने नहीं बनाया था उन्होंने बनाया, और रीलें बनाना, वीडियो बनाना, वायरल होना, और सबसे ज़्यादा फोकस्ड करना। तो कितना ज़्यादा टाइम पहले तो सुनने और काटने पे ही रहता था, सुना और बात किया उतना। अभी तो फ्री टाइम में केवल फिंगर और थंब चलता ही रहता है।
तो कितना ज़्यादा टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं किस पे, मोबाइल पे, तो आपका कहना है कि वो रेडिएशन भी जो है वो कैंसर सेल्स को पैदा बिल्कुल नहीं है। तो ये कारण, और कौन से कारण हैं आपको लगता है जो कैंसर को बढ़ा रहे हैं इसके अलावा? देखो, खान पीन तो एक बड़ा मुख्य कारण हो ही गया, दूसरा अपना रेडिएशन हो गया है, तीसरा है कि कुछ हेरिडिटरी रीजन्स भी होते हैं। हेरिडिटरी मीनिंग ये कि जैसे फैमिली हिस्ट्री रही है कैंसर की, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही कि उन्हें कैंसर किसी को हुआ है, तो वो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनमें वो कंडीशन अप्लाई हो जाए आगे चल के। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। तो इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। जिन फैमिलीज में ये हिस्ट्री रही है उनको वैसे रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने पास्ट में ऐसा, अपनी फैमिली में ऐसा हुआ है तो उनको थोड़ा बचने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा जीन स्ट्रक्चर भी वैसा ही है, तो वो चीज़ें जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे बचने के लिए, जो कि एक बड़ा खतरा है। WHO ने भी इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है कि कैंसर इस तरीके से फैल रहा है और फैलता जाएगा अगर हमने सावधानी नहीं रखी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, खाना पीना, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है, आपका ये रेडिएशन का बहुत बड़ा पार्ट है। डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें चलते हुए आपको क्या लगता है कि इसके, भाई पहले तो बचना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बीमारी ना हो। अगर ऐसी बीमारी हो जाती है, भगवान ना करे किसी को हो, अगर हो जाती है तो उसके उपचार क्या है, कि क्या ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है या पूरा खतरा है सामने? देखो, सबसे बड़ा तो यही है कि पेशेंट को पता कैसे हो कि वो कैंसर है। पता ही नहीं लग पाता है कि बॉडी में कैंसर फैल भी रहा है। जब तक कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो, जब तक बॉडी में किसी प्रकार के कुछ सिम्टम्स नजर ना आए कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ मेरा डाइजेस्टिव इशूज आए हैं, कुछ रेस्पिरेटरी रिलेटेड मेरे इशूज आए हैं, तब तक पर्सन को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसको कैंसर भी है। तो फिर भी ये है कि जब उसको मालूम पड़ जाए, जब डायग्नोस हो जाए कि उसको कैंसर है, तो उसके बाद में उसको अपनी इम्यूनिटी पे काम करने की आवश्यकता है। ये कि अपना जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अपना जो डिफेंस सिस्टम है, उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। और मजबूत कैसे किया जाए? वो अपने एक लाइफ स्टाइल रूटीन अपना अच्छा होना चाहिए, खान पीन अपना अच्छा होना चाहिए। कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपने किचन में, ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिन चीज़ों से अपन अपने खान पीन से अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं कि जो बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है वो बॉडी पे हावी ना हो, बॉडी के डिफेंस सिस्टम पे हावी ना हो। फिर वीकनेस, अगर इम्यूनिटी पावर अपना वीक हो जाएगा तो बॉडी को बीमारी घेर लेगी। तो अपने को थोड़ा फोकस रहना चाहिए कि बॉडी का इम्यून सिस्टम कैसे बूस्ट किया जाए। तो ये तो आपने बता दिया कि बीमारी होने के बाद में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी। बट इलाज क्या चीज़ें हैं जो कि इलाज के लिए कारगर हैं? जैसे जनरली हमें ये सुनने में आता है कि कीमो या रेडियोथेरेपी, इस तरीके के ट्रीटमेंट जो है दिए जाते हैं जनरली जो है कैंसर पेशेंट को। क्या ये लाभकारी होते हैं रियल में? और अगर लाभकारी हैं तो किस लेवल तक पेशेंट को ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? ठीक, देखो, यही है कि कैंसर जब बॉडी में डायग्नोस हो जाता है, वो किसी भी टाइप का कैंसर को, पेशेंट की बॉडी में कैंसर डायग्नोस हो गया, अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये रहता है कीमो, रेडिएशन, देन ऑपरेट। लेकिन कीमो, रेडिएशन और ऑपरेट किसी भी प्रकार का कैंसर का प्रॉपर सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा। जी, पहले कीमो होता है, रेडिएशन होता है, जब उनसे चीज़ें कुछ प्रॉपर ठीक नहीं हो पाती है तो ऑपरेट कर दिया जाता है। ऑपरेट के बाद में भी क्या होता है, पेशेंट को जो है कैंसर वापस से रिकरेंस हो जाता है, वापस से पुनः कैंसर बनना स्टार्ट हो जाता है। जो कैंसर की सेल्स है, नॉर्मल सेल, जो कैंसर में वापस बदलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। बॉडी के इम्यून सिस्टम पे काम किया जाए अगर, तो अपन इस चीज़ से बच सकते हैं, रिकरेंसी से बच सकते हैं, मेटास्टेटिक कंडीशन से अपन बच सकते हैं, और बॉडी में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से अपन बच सकते हैं। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम पे काम करने की आवश्यकता है। आजकल मैं देख रहा हूँ 10 साल से ज़्यादा का मुझे समय हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए, तो मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सी हब्स हैं आयुर्वेदा के अंदर, जिन चीज़ों से अपन अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। कीमो, रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स को अपन कम कर सकते हैं। देन ऑपरेट करने के बाद में भी कुछ चीज़ें रिकरेंस हो जाती है, उसे भी अपन अवॉइड कर सकते हैं, उसे डिले किया जा सकता है। तो आजकल में देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि है अपना बॉडी रियूअल नाम से भी एक मेडिसिन है, वो भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। उससे मैंने भी देखा कि पेशेंट्स के कीमो, रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट वो कम कर रही है। तो काफ़ी अच्छी है। और इससे सिमिलर भी बहुत सी चीज़ें हैं आयुर्वेद में, काफ़ी हर्ब्स हैं जिनके यूज से अपन डेली यूज से
अपन अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है, रोगों से बचा जा सकता है, यद्यपि क्रिटिकल प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। तो ये जो आप ट्रीटमेंट की अपन बात कर रहे हैं, कीमो रेडियोथेरेपी, ये एलोपैथी की बात होती है, आपने बात की है आयुर्वेदा की, तो क्या एलोपैथी ने भी इस प्रकार का कोई कदम उठाया है? कीमो रेडियोथेरेपी, जैसा कि आपने कहा है कि इम्यून सिस्टम को बूस्टअप देना चाहिए, आपका कहना है, और कीमो रेडियोथेरेपी प्रॉपर एक ट्रीटमेंट नहीं है, तो क्या एलोपैथी भी इसके ऊपर काम कर रही है? आपको लगता है ऐसे कोई ट्रीटमेंट आ गई? जी बिल्कुल। एलोपैथिक डिपार्टमेंट की अगर बात करी जाए, एलोपैथिक डिविजन्स की अगर बात करी जाए, तो उन्होंने भी इम्यूनोथेरेपी पे काम किया है। इंजेक्टिव इम्यूनोथेरेपी अपन उसे बोल सकते हैं, जो इंजेक्शंस के द्वारा, वेंस के द्वारा बॉडी में इंजेक्ट करी जाती है। लेकिन मैं निखिल जी आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, कुछ चीज़ें होती है, अगर अपना खान पीन, अगर अपन देखा जाता है कि अपन घर में जो खान पीन अगर अपना अच्छा रहता है, अपन अच्छी चीज़ें यूज करते हैं, तो अपना इम्यूनिटी पावर काफ़ी मजबूत रहता है, तो अपनी बॉडी में टॉक्सिसिटी बन नहीं पाती है, कॉन्टामिनेशन बॉडी में हो नहीं पाता है, तो अपन हमेशा के लिए हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर बाहरी चीज़ों से अगर अपन इंजेक्टिव माध्यम से अगर इम्यूनोथेरेपी दी जाए, तो वो क्या कारगर है क्या? आप मुझे खुद बताएं। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो ये एक नेचुरल तरीका है, आयुर्वेद के द्वारा जो इम्यूनोथेरेपी वो नेचुरल तरीका है, जबकि एलोपैथिक डिवीजन में जो इम्यूनोथेरेपी होती है वो इंजेक्टिव माध्यम है, वो प्रॉपर सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। और साथ में मैं एक सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि कीमो रेडियोथेरेपी के जनरली अगर देखा जाता है, तो जो साइकिल के जो इफेक्ट्स आते हैं, ऐसा सुनने में आता है, कई पेशेंट्स को भी हमारा देखना हो जाता है कई बार, तो उसके साइड इफेक्ट आते हैं। जी बिल्कुल। वो साइड इफेक्ट होने का कारण क्या होता है? और जो आप इम्यूनोथेरेपी की बात कर रहे हैं, क्या आयुर्वेदा में भी कोई ऐसी इम्यूनोथेरेपी है कि जैसा एलोपैथी की आप बता रहे हैं? तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इफेक्टेड कौन सी चीज़ है? जी देखो, आपने जैसा कहा कि कीमो के साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी में, और वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि कीमोथेरेपी क्या है, बॉडी में केमिकल चेंजेस लाती है। जब बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं, तो उससे बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होता है। हार्मोन इम्बैलेंस के साथ साथ में क्या होता है कि जो सेल्स डैमेज हो चुकी हैं, जो सेल्स कैंसर में कन्वर्ट हो चुकी है, उनको तो कीमो ख़त्म करता ही है, उसके साथ साथ वो हेल्दी सेल्स को भी ख़त्म करने का काम करती है। तो ये हार्मफुल हो गया अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि पेशेंट तो पहले से ही वीक हो चुका है। जब उसकी हेल्दी सेल्स डैमेज हो रही है, वो कैंसर में कन्वर्ट हो चुकी है, और वो कीमो उसकी हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर रहा है, तो काफ़ी उसको नुकसान होता है। यही कारण है कि उसकी पेशेंट की बॉडी में क्या है कि साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उसके डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं, उसके हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से वो थोड़े मेंटल इश्यूज आ जाते हैं, थोड़े इंसोमनिया का शिकार हो जाता है, अनिद्रा उसे होती है, नींद प्रॉपर ले नहीं पाता है, पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है, ये है। लेकिन आयुर्वेदा में अगर अपन बात करी जाए, तो आयुर्वेदा क्या करता है, आयुर्वेदा में जो इम्यूनोथेरेपी है, जो काफ़ी हर्ब्स के द्वारा अपन देते हैं, जैसे ओरली है, वो मुंह से दी जाने वाली इम्यूनोथेरेपी रहती है। तो वो क्या कि काफ़ी 100% सेफ और सुरक्षित तरीका है वो ट्रीटमेंट का। ये तो वो कोई नुकसान नहीं रहता। ये जो आप बात कर रहे हैं बॉडी रिवाइवल, ये वो थेरेपी है? बिल्कुल है वो जी। तो क्या ये प्रमाणित है कि रियल में ये जो है कैंसर जैसी बीमारी के ऊपर काम कर रही है? जी बिल्कुल प्रमाणित है। ये कैंसर की, ये जो कैंसर का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखा गया है कि जो कीमो रेडिएशन है, उसके साइड इफेक्ट को तो कम कर ही रही है, यद्यपि ये रिकरेंसी से भी बचाने का काम कर रही है। पुणे बनने वाला जो कैंसर है उसे भी खत्म करने का काम कर रही है। देन मेटास्टेटिक कंडीशन, जहाँ से कैंसर का ओरिजिन हो रहा है, जिस ऑर्गन से हो रहा है, और वो अन्य ऑर्गन्स में, अन्य रीजन्स में फैल रहा है, उस कंडीशन को भी रोकने का काम कर रही है। तो बहुत अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। तो ये कितने सालों से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पहली बार जैसे सुनने में आ रहा है दर्शकों को, किसी ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के अंदर है जी, किसी को पता हो तो मुझे पता नहीं है इतना, लेकिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके माध्यम से, तो कितने सालों से ये वर्क कर रहा है या लेटेस्ट आया है? काफ़ी पुराना है जी, काफ़ी पुराना है। सोशल मीडिया का ज़माना तो अभी आया है, अभी डिजिटल मीडिया से तो लोग अभी जुड़े हैं। पहले तो प्रिंट मीडिया हुआ करता था, और प्रिंट मीडिया से भी लोग उतने जागरूक नहीं थे। तो काफ़ी पुराना है ये, तो 1996 से चल रहा है, 29 से 30 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, और काफ़ी अच्छे फीडबैक हैं, पेशेंट्स भी काफ़ी हेल्दी हुए हैं। काफ़ी उन्होंने अपने जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको उन्होंने डीले किया है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है, साथ साथ उनका सर्वाइव रेट भी बढ़ा है। तो बहुत अच्छा है पेशेंट्स की, और क्या चाहिए बताया। तो क्या ये प्रमाणित है, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आता है एलोपैथी या एज ए ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं किसी भी पैथी में, तो उसका एक क्लिनिकल ट्रायल की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो क्या ये आयुर्वेदा का जो आप प्रोडक्ट बता रहे हैं, क्या ये क्लिनिकल ट्रायल भी इसका हुआ है?
जी बिल्कुल, क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड है, इंडियन गवर्नमेंट से क्लिनिकली प्रूवन है। देखा गया है कि जो मेडिसिन है वो कैंसर की सेल्स पे काफ़ी अच्छा उसको रोकने का काम कर रही है। उनकी जो एग्रेसिव मोड रहता है सेल्स का, उसे कंट्रोल करने का काम कर रही है। ये चीज़ें अपन सीए मार्कर वगैरह करवाइए भी अपन देख सकते हैं, उसमें भी अच्छे से उसमें प्रूव हुआ है कि जो बॉडी रिवाइवल है कैंसर के एग्रेसिव मोड को काफ़ी हद तक रोकने में मदद कर रही है। और दूसरा कि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पेशेंट जिससे पैनिक हो जाता है, उन चीज़ों को भी काफ़ी डिले किया है इसने, तो काफ़ी अच्छा है। और साथ में अगर हम वैसे आयुर्वेद तो वैसे सस्ता होता है, एलोपैथी बेस्ट ट्रीटमेंट है बिकॉज बहुत पैसा खर्च होता है उस पर और रिसर्च काफ़ी होता है। आयुर्वेदा के अंदर देखा जाता है कि सस्ती मिल जाती हैं चीज़ें। अगर एलोपैथी की हम बात करें तो कीमो रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का क्या खर्चा आता होगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए जो एलोपैथिक डिवीजन में जो इंजेक्टिव माध्यम से जो इम्यूनोथेरेपी दी जाती है वो एक फोर्सफुली काम हो गया। कॉस्टिंग आज आप कोई बात करेंगे तो कोई गरीब आदमी या फिर कोई पुअर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास पेशेंट इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तकरीबन 2-3 लाख से तो स्टार्टिंग होती है, 20-25 लाख तक इसकी कीमो रेडियोथेरेपी? जी जी जी, इम्यूनोथेरेपी की बात। ओके, इम्यूनोथेरेपी की बात कर रहा हूँ। ओके जी ओके। और कीमो रेडियोथेरेपी? कीमो रेडियोथेरेपी तो जनरली क्या है कि पेशेंट से कर लेता है अफोर्ड उसे, तो वो डिपेंड करता है लगभग क्या रेंज होती है खर्चा। फिर भी उसका 1 लाख प्लस ही मान के चलें आप एक साइकिल का? जी, वो डिपेंड ऑन साल्ट। ओके, तो मतलब 1 लाख रुपए का उसके ऊपर खर्चा आता है। और ये आप इम्यूनोथेरेपी का बता रहे हैं 25-25 लाख रुपए? जी फिर हाँ, वो मैक्सिमम कॉस्ट तो काफ़ी हायर है। ओके हाँ, स्टार्टिंग की लेवल उसकी 1.5-2 से कम नहीं होगी। और अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं जैसे ये फैक्टर्ड है, क्योंकि इम्पोर्टेंट यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, जब जान की बात है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, कैसे भी करके गवर्नमेंट ने भी आजकल बहुत सारी स्कीमें 25-25 लाख रुपए तक का जो है खर्चा उठा रही है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इम्पोर्टेंट है इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट आना, उससे फायदा होना। तो कीमो रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, आयुर्वेदा हो, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, कोई भी पैथी हो, लेकिन पेशेंट को होना चाहिए फायदा। अगर हम आयुर्वेदा की बात करें, जो कि आप बॉडी रिवाइवल जिसका नाम बता रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी जिसको कह रहे हैं आप, उसका क्या कॉस्ट होता होगा लगभग? देखिए अगर कंपेयर किया जाए एलोपैथिक डिवीजन से, अगर उन इम्यूनोथेरेपी से, अगर एलोपैथिक डिवीजन की इम्यूनोथेरेपी से अगर कंपेयर किया जाए बॉडी रिवाइवल का, जो आयुर्वेदा में काफ़ी सस्ता और काफ़ी टिकाऊ ट्रीटमेंट है ये। आयुर्वेदा के अंदर ही प्योर 100% हर्बल है ये, काफ़ी सस्ती और काफ़ी टिकाऊ है। कितना खर्चा आता होगा? खर्चा यही तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये में 2 से 3 महीने का ये डोज साइकिल रहता है इसका। और 10 से 15 दिन में इम्प्रूवमेंट अपने को देखने को मिल जाता है इसमें। कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम हो जाते हैं, तो पेशेंट भी काफ़ी अपने आप को बेटर फील महसूस करता है। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा खाने पीने पे ध्यान देना है। बहुत सारे कारण है, कैंसर जैसी एक ऐसी बीमारी जिसका नाम भी लोग एक टाइम पे सुनना भी पसंद नहीं किया करते थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जैसे कोई वायरल हो, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने बताया कीमो और रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है जी। और साथ में आजकल जो इम्यूनोथेरेपी करके ट्रीटमेंट है, जो एलोपैथी का भी शुरू हुआ है। तो आपको क्या लगता है क्या रेट होते होंगे इसके, कीमो रेडियोथेरेपी के या इम्यूनोथेरेपी? देखिए अगर स्टार्टिंग रेटों की बात करी जाए तो 25-30 हज़ार से स्टार्टिंग ये हो जाता है, और डिपेंड ऑन मेडिसिन एंड साल्ट। तो काफ़ी ऊपर हायर रेटें होती हैं इनकी, और ये सेशंस ज़्यादा होते हैं इनके, 20 सेशंस, 30 सेशंस, 40 सेशंस तक, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। पेशेंट कीमो और रेडियोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर पाता है पेशेंट उसे। ओके। और इसके जो रिजल्ट आते हैं वो कैसे होते हैं? देखो रिजल्ट की बात करी जाए तो रिजल्ट ऐसा है कि जब तक वो सेशन चलते रहते हैं तब तक पेशेंट को अच्छा फील होता है। उसके कॉम्प्लिकेशंस कुछ समय के लिए तब जाते हैं, उसको थोड़ा बेटर फील होता है। लेकिन जैसे सेशंस खत्म होता है तो पेशेंट की स्थिति वही खराबी पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाता है। कारण क्या होता है? कारण यही रहता है कि जब कीमो पेशेंट लेता रहता है तो उसकी जो बॉडी की हेल्दी सेल्स हैं जो डैमेज नहीं होनी थी वो भी डैमेज हो जाती है। अगर कुछ बॉडी की अच्छी चीज़ें डैमेज होंगी तो आप कुछ समझ सकते हैं कि पेशेंट्स की बॉडी की हालत क्या होगी। तो मेटास्टेटिक कंडीशन में उसकी बढ़ती जाती है, और पेशेंट्स में जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कीमो रेडियोथेरेपी का ये है। और इम्यूनोथेरेपी जो आप बता रहे हैं एलोपैथी का, जो जी उसका क्या रिजल्ट होता है आपके अकॉर्डिंग? देखो इम्यूनोथेरेपी की अगर बात करी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। वो सेफ तरीका है। वो सेफ इसलिए क्योंकि वो बॉडी की जो हेल्दी सेल्स हैं उन्हें डैमेज नहीं करता है, हेल्दी सेल्स को, हेल्दी टिश्यूज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
जबकि जो टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है उसे ही ख़त्म करने का काम करता है। और जो बॉडी में कॉन्टामिनेशन जो हो चुके हैं, जो हार्मफुल जो चीज़ें हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। डिफेंस सिस्टम को थोड़ा बूस्ट करता है, मजबूत बनाता है कि वो उन चीज़ों से लड़ पाए। ये रहता है। तो ये जैसे कीमो रेडियोथेरेपी हर पेशेंट को मुझे लगता है दिया जाता होगा कैंसर में, ऐसे ही ये क्या इम्यूनोथेरेपी भी हर पेशेंट को दिया जा सकता है या देते हैं डॉक्टर? देखें, दिया जाता है, नहीं दिया ही जाना चाहिए। इम्यूनोथेरेपी हर पेशेंट को दिया ही जाना चाहिए। इम्यूनोथेरेपी बॉडी के क्या है इम्यूनोथेरेपी? इम्यूनोथेरेपी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। जितना बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा वो उतना ही उस चीज़ों से लड़ पाएगा, कॉम्प्लिकेशन से लड़ पाएगा। तो वो तो दिया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो ये तो बात कर रहे हैं हम लोग एलोपैथी की। आप बीएमएस है, तो आयुर्वेदा की अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेदा में क्या इसका इलाज है? आयुर्वेदा से क्या कैंसर जैसी बीमारी में फायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, हो ही रहा है। देखो, आयुर्वेदा में अगर हर्ब्स की बात करी जाए तो काफ़ी हर्ब्स हैं जो कैंसर के रीजनरेशन पे काम करती हैं, मतलब न्यू सेल्स बनाने का काम करती हैं। जिसमें अपन बात करें, आंवला हो गया, अपना अश्वगंधा हो गया, अपना मंजिष्ठ हो गया, अपना कुकुरिंदा हो गया, वचा हो गया। ये है। अभी मैं रिसर्च कर रहा था तो अभी काफ़ी अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है बॉडी रिवाइवल। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी देखा भी जा रहा है कि कीमो रेडिएशन के साइड इफेक्ट भी कम करके तो अच्छा है। तो ये हर्ब्स काफ़ी अच्छा काम करता है। हाँ, तो इसमें जो आप बात कर रहे हैं कि ये जड़ी बूटी है, पर्टिकुलर ऐसी जड़ी बूटी है इसके अंदर है जो आप बता रहे जी हैं, बिल्कुल, क्या बिल्कुल है? ऐसे अवेलेबल हैं। जैसे मंजिष्ठ है, ब्लड प्योरिफिकेशन करता है, ब्लड में जो गंदगी है, जो टॉक्सिसिटी है उसे बाहर निकालने का काम करता है। अश्वगंधा है, विथेनिया सोमनिफेरा, ये क्या है कि बॉडी की वीकनेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर रहा है ना। पेशेंट अगर उसकी बॉडी में अगर थोड़ी ताकत आएगी, अगर वो थोड़ा वीकनेस उसकी कम होगी तो आप समझ सकते हैं पेशेंट काफ़ी अच्छा फील करेगा। और वीकनेस भी आने का कारण है कि कैंसर की जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अगर फैलती रहती है, एग्रेसिव मोड रहता है सेल्स का, तो हेल्दी सेल्स डैमेज हो जाती है और पेशेंट वीक पड़ जाता है। लेकिन अश्वगंधा ऐसी औषधि है, ऐसी हर्ब्स है जो पेशेंट्स की वीकनेस को दूर करने का काम करती है बिना किसी साइड इफेक्ट के। सबसे बड़ा कारण यही है आयुर्वेदा की जो इम्यूनोथेरेपीज हैं उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मेडिसिन का साइड इफेक्ट ना होना ये एक सबसे बड़ी चिकित्सा है। कि पेशेंट डर किस चीज़ से रहा है कि पेशेंट मेडिसिन से कहीं अपनी बॉडी में साइड इफेक्ट तो ना हो। तो आप जो बता रहे हैं बिल्कुल नहीं होता है जी, आपने जो बताया बॉडी रिवाइवल करके जो प्रोडक्ट है या आपका जो थेरेपी बता रहे हैं या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें जो ये जड़ी बूटियां हैं, ये सारी जड़ी बूटियां ये लाभकारी होती हैं कैंसर के पेशेंट के लिए? जी बिल्कुल। एक्चुअली ये होता है। तो इसका अगर आप खर्चे की बात करें, जनरली तो जड़ी बूटियों का या आयुर्वेदा की बात करें तो सस्ता ही आता है जी। नॉर्मल ट्रीटमेंट है। तो क्या ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है या फिर इसका भी कॉस्ट उसी तरीके से जैसा कि एलोपैथी में? जी उतनी कॉस्ट तो नहीं होती खैर, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आयुर्वेद की अगर हर्ब्स की बात करी जाए तो उनका अगर एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, उसके पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन की बात करी जाए तो इतना भी सस्ता नहीं होता। लेकिन हाँ ठीक है, उससे अगर कंपैरिजन अगर किया जाए एलोपैथिक डिवीजन की इम्यूनोथेरेपी से तो काफ़ी अफोर्डेबल है। उससे 2-3 महीने तक पेशेंट्स को उसका इम्यूनोथेरेपी चलती रहती है और वो ओरली होती है, मुँह से दी जाने वाली इम्यूनोथेरेपी है जो काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी कारगर है। क्योंकि जब अगर कोई भी चीज़ अपने ओरली मुंह से दी जाएगी तो वो पहले अपने गट में जाएगी, अपने स्टमक से अब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर उस देन वो ब्लड में मिक्स होगी, तो स्टेबल रहेंगे उसके जो रिजल्ट हैं। और ऐसा बात करी जाए तो इंजेक्टिव के माध्यम से जो दी जाती है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फोर्सफुली रहता तरीका, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो क्या ये इतना इम्पैक्टफुल है? और साथ में जो क्लिनिकल ट्रायल की अगर हम बात करते हैं, जनरली कोई भी प्रोडक्ट या ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है पर्टिकुलर जी। तो ऐसे क्या इसका भी कोई क्लिनिकल ट्रायल है या ये नॉर्मल किसी ने सजेशन दे दिया और ले रहे हैं लोग? नहीं ऐसा नहीं है। देखो वैसे तो जो हर्ब्स है वो हर्ब्स के तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हर्ब्स के तो कोई साइड इफेक्ट वैसे भी नहीं होते। आदमी अपनी डेली जीवन में मसाले यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, वो भी हर्ब्स हैं सारी, तो हर्ब्स के कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आजकल देखा गया है कि क्लिनिकल ट्रायल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो क्लिनिकल ट्रायल बेस्ट भी है, बिल्कुल है, प्रमाणित भी हुआ है कि कैंसर से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसको ख़त्म कर रही है दवा और मेटास्टेटिक कंडीशन को रोक रही है। तो मेटास्टेटिक ज़्यादा मैटर करती है इसमें चीज़ें कि कैंसर जहाँ से ओरिजिन हुआ है कैंसर का, जिस भी ऑर्गन से हुआ है वो अन्य रीजन्स में, अन्य ऑर्गन्स में अगर वो फैल रहा है दैट्स कॉल्ड मेटास्टेटिक। तो मेटास्टेटिक कंडीशन होने से बचा रही है, तो काफ़ी अच्छा है।
पेशेंट तभी तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जब भी होता है, जब कॉम्प्लिकेशन तभी ज़्यादा नहीं करते हैं जब वो मेटास्टेटिक कंडीशन उसकी हो जाती है, क्योंकि एक ऑर्गन पे अगर कोई कैंसर के डिपॉजिट्स बने हुए हैं और वो उसके साथ साथ अगर 3 ऑर्गन 4 ऑर्गन काफ़ी बोन्स तक में ये कैंसर फैल जाता है, तो फिर पेशेंट के पास में तो कुछ बचता नहीं है फिर होने के लिए। तो मेटास्टेटिक कंडीशन से रोकने का बखूबी काम कर रही है, तो आयुर्वेदा काफ़ी अच्छा है। जी। तो दोस्तों आज जो हमारी चर्चा हुई है वो हेल्थ को लेके हुई है, खान पान को लेके हुई है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया जो कि मेरा पहला डायलॉग था, जो मैंने आपको बताया कि धन दौलत नाम शोहरत सब अच्छा तभी लगेगा, हमारी मतलब हेल्थ अच्छी होगी। और जिस डिजीज़ पे हमने बात की है वो एक गंभीर विषय है, हमें सतर्क होना होगा, सावधान होना होगा। खाली सुनने से नहीं है कि आज हम ठीक हैं और किसी पेशेंट को देखा है तो हम उसके लिए दुख व्यक्त कर रहे हैं, नहीं, हमें भी सावधान रहना होगा, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, खाना पीना, एनवायरनमेंट, साथ में रेडिएशन, ये सारे कारण हैं। कैंसर सेल्स के डिटेक्शन के बहुत सारे कारण हो रहे हैं, हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। और ये कुछ जानकारियां आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में, डॉक्टर से होगी आपके साथ चर्चा। बने रहें आप हमारे साथ। नमस्कार।